हेलो बच्चों। अभी हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, उसी कंटिन्यूएशन में जहाँ तक हम लोगों ने कल बात की है पिछले वीडियो में। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एंट्रोपी। तो अगला टॉपिक हमारे पास है एंट्रोपी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मल फिजिक्स और आगे भी और भी फिजिकल फिनोमेना के लिए भी। और इस टॉपिक की सबसे ख़ास बात ये है कि इसके थ्रू हम नेचर को एक अलग, मतलब ज़्यादा फिलोसफिकल ना हो, हम ये कहने वाले हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स को एक अलग तरीके से समझेंगे। और आगे जब जाएंगे, आगे आप पढ़ोगे कि थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी जब रिलेट करते हैं, तो उस दौरान ये जो हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करता है। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स को एडवांस स्टेज में देख रहे होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की एडवांस थ्योरी हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारे लिए इस थ्योरी का, इस कॉन्सेप्ट का बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, देखें कैसे होता है। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर हम देखें कि कोई रिवर्सिबल इंजन है, और रिवर्सिबल इंजन कौन है? कार्नो इंजन है। रिवर्सिबल इंजन का मतलब क्या होता है? ऐसा इंजन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में दोनों में काम कर सके। मतलब वो हीट इंजन की तरह भी काम कर ले और वो एज अ रेफ्रिजरेटर भी काम कर सके। ऐसे इंजन को हम रिवर्सिबल इंजन कहते हैं। तो अब आप सोचें कि एक रिवर्सिबल इंजन है, तो मैंने कहा था कि अगर एक इंजन है, नॉर्मली वो कैसे काम करता है? वो किसी टेम्परेचर T1 है, सोर्स का टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर T2 है, सिंक का टेम्परेचर है, उसके बीच में एक इंजन है। तो इंजन सोर्स से एनर्जी लेता है, हीट Q1, सिंक को ट्रांसफ़र करता है Q2, और W वर्क जो होता है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है। ये एक नॉर्मल हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये हीट इंजन रिवर्सिबल है, जैसा कि कार्नो इंजन होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो Q1/Q2 रेशियो है वो T1/T2 के बराबर होगा। ये एक ख़ास तरह की एक प्रिविलेज है, एक सुविधा है, जो कि तभी हम देख पाते हैं जिस समय हमारा इंजन रिवर्सिबल नेचर का होता है। और नॉर्मली वो आइडियल इंजन होता है, तो इसीलिए हम रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे इंजन नहीं देखते, बट फिर भी हम जो कि थ्योरेटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम कार्नो थ्योरम के हिसाब से इस चीज़ को मानते हैं। ओके, तो अपनी शुरुआत यहीं से करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि टेम्परेचर T1 और T2 दो लिमिट है, उनके बीच में काम कर रहा है, और हीट ट्रांसफ़र जो है वो Q1 Q2 है इन टेम्परेचर पर। तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बाय द concept of रिवर्सिबल इंजन। और रिवर्सिबल इंजन कौन सा होता है? कार्नो इंजन। कार्नोट नहीं बोलते हैं, कार्नो इंजन बोलते हैं, कार्नो इंजन। बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल इंजन which is working between temperature T1 एंड T2, और ब्रैकेट में लिख दो T1 जो है वो ग्रेटर है T2 से। सच एज, इस प्रकार से, सच एज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स कौन सा सोर्स? हीट सोर्स, या जिसको हम कहते हैं हीट रिजर्वायर इज Q1, एंड द हीट कहाँ रिजेक्ट हो रहा है? सिंक में। एंड हीट रिजेक्टेड टू सिंक इज Q2। जैसा कि डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हो फॉर सच इंजन द इक्वेशन में रिटेन एज, एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, द इक्वेशन में रिटेन एज, कैसे इक्वेशन लिख सकते हो? Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2, ऐसे इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो चला इसको ऐसे कर सकते हैं, Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। ओके,
और इसको आप लिख सकते हो Q1 बाई T1 प्लस प्लस ना लिखें, इसको अभी हम नॉर्मल रखते हैं, हम लिखें माइनस Q2 बाई T2 बराबर 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो Q1 बाई T1 प्लस माइनस Q2 बाई T2 बराबर 0। सवाल है ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो देखो भाई, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ये आपके पास Q1 हीट है जो इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 हीट जो है वो इंजन रिजेक्ट कर रहा है। तो हीट के इस फ्लो के को भी हम किसी प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि इंजन के अंदर आने वाली हीट Q1 है तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इंजन से बाहर जाने वाली हीट जो Q2 है इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दिशाओं का अंतर है। Q1 इंजन के अंदर आ रही है और Q2 इंजन से बाहर जा रही है। तो इसीलिए अगर आपने Q1 बाई T1 लिखा है तो ये है जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, ये जो सोर्स का टेम्परेचर है। और दूसरा है Q2 को T2 से डिवाइड कर दिया और माइनस Q2 इसलिए लिखा क्योंकि ये वो हीट है जो कि सिस्टम से बाहर जा रही है। तो यहाँ पे लिखोगे, इसको हम अगर लिखें तो इन अबव इक्वेशन, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, इन अबव इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 1 द नेगेटिव साइन appears because of direction of flow of heat. That is, this means when heat flows in engine, consider it positive. Just a minute. Consider it पॉजिटिव। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हीट, एक मिनट पेज जोड़ लें, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हीट सिस्टम के अंदर फ्लो हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, कंसीडर इट पॉजिटिव, एंड इफ़ इट मूव आउटसाइड, अगर वो सिस्टम से आउटसाइड जा रही, आउटसाइड ऑफ सिस्टम, कंसीडर इट क्या कंसीडर करोगे? नेगेटिव। तो आप इसको नेगेटिव कर लो। तो अब आप सोचो, यहाँ पर नेगेटिव का मतलब जो है, यहाँ पर जो नेगेटिव का मतलब है इस जगह पर, इसका मतलब है कि ये आउटसाइड है, और यहाँ पॉजिटिव का मतलब है ये इंजन में इनसाइड है। तो नेगेटिव अपने आप में सिर्फ ये दिखा रहा है कि आउटसाइड एनर्जी है, और पॉजिटिव ये दिखा रहा है कि वो इनसाइड एनर्जी, बस और कुछ नहीं। इतना ही केवल अंतर है दोनों में। तो कुल मिला के ऐसा, अब इसको कैसे लिख सकते हो? तो आप लिखोगे सो इन जनरल द इक्वेशन 1 में रिटेन एज, क्या लिखोगे? समेशन i 1 to 2 QI बटे TI बराबर 0। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख रहे हैं यहाँ पर। इसको लिखने का फ़ायदा क्या है? आई की वैल्यू 1 होगी तो Q1 बाई T1 हो जाएगा, प्लस आई की वैल्यू 2 होगी तो Q2 बाई T2 हो जाएगा। आप कहोगे सर माइनस नहीं लिया, तो हमने कहा माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि हीट सिस्टम के अंदर आ रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो Q2 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड पे तो कोई असर होना नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा एक जनरल रिलेशन है जो हमने लिख दिया है कि किसी सिस्टम, कोई रिवर्सिबल सिस्टम है, उस रिवर्सिबल सिस्टम में किसी वन स्टेज में Q1 बाई T1 होगा और किसी टू स्टेज में Q2 बाई T2 होगा, और Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 जो भी होगा वो अल्टीमेटली उसका सम हमारा 0 हो जाएगा। जबकि हम ये मान रहे हैं कि इनवर्ड हीट प्लस है, आउटवर्ड हीट माइनस है। अब रिवर्सिबल इंजन एक बना के देखते हैं। जैसे मान लो
अब इसके लिए क्या करते हैं, एक रिवर्सिबल इंजन बना लेते हैं। जो हमारे पास कार्नो इंजन के लिए कार्नो साइकिल था वही बना लेते हैं। तो मान लो ये हमारे पास कार्नो साइकिल है, A B C D कार्नो साइकिल है। अब आप क्या करो, अब आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। जैसे ये ऐसे था, ये ऐसे इसका प्रोसेस है। अब आप क्या करो, इसको बहुत सारे हिस्सों में ऐसे तोड़ दो। हमने एक ब्लेड से ले करके इसको काट दिया इस तरह से। जितना छोटा हिस्सा आप बना सकते हो उतने छोटे हिस्से बना दो। अब ये जो छोटे छोटे हिस्से बनाए इनको एक लूप की तरह से मानो से, ये है, ये एक लूप बन गया, फिर ये है, ये एक लूप बन गया, फिर ये एक लूप बन गया। तो आप देखो यहाँ पर आपने इस पूरे इंजन के इस पूरे प्रोसेस को इस तरह से बहुत सारे लूपों में ब्रेक कर दिया। अब सोचो, टोटल हीट जो इसके अंदर आ रही थी वो थी Q1, टोटल हीट जो बाहर जा रही है वो है Q2। ये है टेम्परेचर T1 पर, ये है टेम्परेचर T2 पर। अब हम सोचें कि इस पहले लूप में, जैसे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये जो पहला लूप है, इस पहले लूप का क्या है। इस पहले लूप में ऐसा है, मान लीजिए हीट आ रही है डेल्टा Q1 और हीट बाहर निकल रही है डेल्टा Q2। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस मान लो ये वाला है, ये वाला एक दूसरा लूप है। दूसरे लूप में क्या हो रहा है, हीट आ रही है डेल्टा I1 है, डेल्टा I1 डैश, और हीट बाहर निकल रही है डेल्टा Q2 डैश। इस तरह से और भी साइकिल है हमारे पास। तो अब हम अगर अपने रिवर्सिबल साइकिल को बहुत सारी छोटी छोटी आइडेंटिकल साइकिल से रिप्रेजेंट करें, हम ये कह रहे हैं कि हमने जो कंप्लीट साइकिल को हम इक्वल पार्ट में बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्सिबल साइकिल के अंदर बांट दे रहे हैं। तो अब इसके लिए आप अगर अपना इक्वेशन जनरलाइज करोगे, इक्वेशन जो आपने लिखा है, तो कैसे होगा उसको हमें लिखना है। या देखिए यहाँ पर, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी, ये हमारी इक्वेशन मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। यही 2 होगी, हाँ 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखें। हम लिखेंगे यहाँ पर, सपोज द रिवर्सिबल इंजन सिस्टम, suppose the reversible engine system which is represented by a reversible cycle is divided into large number of equal parts। हमने पूरे इंजन को, कई साइकिल को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। फुल स्टॉप। ईच पार्ट, हर हिस्सा क्या दिखा रहा है, ईच पार्ट रिप्रेजेंटेड identical process। So the equation 2 में जनरलाइज्ड एज, अब इक्वेशन नंबर 2 को हम जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जहाँ समेशन का साइन था वहाँ हम इंटीग्रेशन का साइन करें, सर्किल बनाया चूँकि पूरी क्लोज लूप की बात हो रही है। अब हर प्रोसेस में जो हीट एक्सॉर हो रही है वो मान लो dQ है, हम del Q लिखे थे dQ लिख दें, dQ बाई T बराबर 0। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसी इक्वेशन को हमने एक बहुत छोटे छोटे साइकिल्स के टर्म में अगर लिखा तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, अब हम देखो पहले हमने क्या जाना था, पहले हमने ये जाना था कि dQ जो एनर्जी होती है वो एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होती है, वो सिस्टम के एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, वो पाथ पे डिपेंड करती है। तो हमें मालूम है कि dQ यानी एनर्जी एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, और पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होने की वजह से उसको एग्जैक्ट फंक्शन नहीं माना जाता, वो इनएग्जैक्ट नेचर का होता है। लेकिन इसमें 1/t से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है,
और तो हम 1/t को एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरह से मानते हैं, और जैसे ही किसी इनएग्जैक्ट फंक्शन को इंटीग्रेटिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एग्जैक्ट बन जाता है। अब ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा डीप मैथमेटिक्स है, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें आपको फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का इनपुट अच्छे तरीके से आ रहा है। तो अब लिखोगे इन अबव इक्वेशन dq यानी कि हीट इज अ path dependent function which is path dependent function कैसा होता है, which is not exact in nature, जो किसी भी लिहाज से exact नहीं होता है, inexact होता है। but 1/t is like an integrating factor, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है which is multiplied by dq। तो dq जो कि एग्जैक्ट नहीं है उससे 1/t का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब लिखोगे मैथमेटिकल प्रिंसिपल, मैथमेटिक्स के सिद्धांतों के हिसाब से, बाय मैथमेटिक्स प्रिंसिपल, when integrating factor is multiplied by inexact function, we get some exact function which only depends upon the property of end points, यानी कि हम एक एग्जैक्ट फंक्शन पाते हैं, और एग्जैक्ट फंक्शन जो होता है वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो उसकी वजह से हम एक ऐसी क्वांटिटी पाएंगे जो केवल एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना, पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो होती हैं वो इनएग्जैक्ट होती हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होती हैं। लेकिन जब हम किसी पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी यानी इन एग्जैक्ट फंक्शन को 1/t यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आती है वो क्वांटिटी एक पाथ पर डिपेंडेंट फंक्शन होती है। तो पाथ पे वो क्वांटिटी जो होती है वो सिस्टम के एंड पॉइंट पर डिपेंडेंट फंक्शन होता है। तो इसका मतलब है जो इक्वेशन नंबर 3 से जो इंटीग्रेशन दिखाया जा रहा है उसमें जो dq/t क्वांटिटी है, इसको हम किसी ऐसे क्वांटिटी के डिफरेंस के रूप में दिखा सकते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर केवल डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखोगे दिस मीन्स द क्वांटिटी represented in कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन 3 may explain in terms of difference of a quantity called entropy at initial and final positions।
तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर लिखा है इन टर्म्स ऑफ, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी क्वांटिटी के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं जो कि केवल सिस्टम के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये है। तो अब हम लिख सकते हैं कि SF माइनस SI, S इज़ द सिंबल ऑफ एंट्रोपी, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन, ये हमारा है इंटीग्रेशन, ऐसे लिखें, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिखें इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल DQ बाई T, या सिंपली भाषा में लिख सकते हैं DS बराबर DQ बाई T। अब इसमें और थोड़ा एक्यूरेट होना चाहोगे तो आप इसको कट कर दो। जब हम कोई डिफ्रेंशिएशन को कट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये दिखा रहे हैं कि वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो इन एग्जैक्ट नेचर का है, वो डिफ्रेंशिएशन इन एग्जैक्ट नेचर का है, और जिसके ऊपर कट नहीं लगा रहे हैं वो एग्जैक्ट नेचर का है। तो याद रखना S जो होता है, S यानी कि एंट्रोपी, एंट्रोपी इज एग्जैक्ट फंक्शन, एग्जैक्ट फंक्शन या पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो एंट्रोपी जो होता है एग्जैक्ट फंक्शन होता है या पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से ये जो इतना कुछ हम लोग ने लिख दिया, एंट्रोपी ने एंट्रोपी के टर्म में लिख दिया, तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके ऊपर आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 मैंने किसके लिए डिफ़ाइन किया था? इक्वेशन नंबर 3 मैंने डिफ़ाइन किया था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर लिख दो इक्वेशन नंबर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन 3 एंड 4 वे में राइट। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में क्या लिखोगे कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी हो, टोटल एंट्रोपी का जो चेंज होता है वो 0 होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए द नेट चेंज इन एंट्रोपी इज़ 0। तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 5 इज नोन एज, इक्वेशन 5 is known as Clausius, is known as Clausius theorem, is known as Clausius theorem। इसको Clausius theorem कहते हैं, which stated that क्या स्टेटमेंट है, रंग बदल के लिखते हैं हम, in any reversible cyclic, yeah, in any reversible cyclic process the net change in entropy is 0। कोई भी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो उसके अंदर एंट्रोपी का जो नेट चेंज होगा वो 0 होगा। यानी उस पूरे प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी हो सकता है बढ़े, हो सकता है घटे, लेकिन जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तब जा कर के जब आप जोड़ोगे तो सारा जो एंट्रोपी है वो आपकी 0 आएगी। जैसे मान लो एक प्रोसेस है, यहाँ से ये एक प्रोसेस का एक स्टेज है, फिर दूसरा स्टेज हुआ, फिर इसका तीसरा स्टेज शुरू हुआ, फिर इसका चौथा स्टेज शुरू हुआ, फिर इसका 5वां स्टेज हुआ, इस तरह से आ रहा है ये, और फिर ये पहले स्टेज में आ गया। तो रिवर्सिबल है, वैसे ही आ गया। तो मान लो यहाँ एंट्रोपी थी S1, यहाँ हो गई -S2, यहाँ हो गई +S3, यहाँ हो गई +S3, S4, यहाँ हो गया -S5। तो जब आप S1 को, S2 को, S3 को, S4 को, S5 को सबको जोड़ोगे तो ये सब ऐसे नंबरों के रूप में रहेगा कि अल्टीमेटली आपका सम 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल इंजन के द्वारा किया जा रहा है। तो एक टॉपिक है आपके कोर्स में कि एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस।
द एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस या एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय इक्वेशन 5 विच इज़ कॉल्ड द क्लासियस थ्योरम। तो क्लासियस थ्योरम से हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो याद रखिएगा, इस बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लासियस थ्योरम कहता है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उस प्रोसेस के लिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी हर हाल में 0 होगा। उस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी में कोई नेट चेंज नहीं होगा। प्रोसेस के शुरू होने से ख़त्म होने के बाद जब हिसाब करोगे तो आप पाओगे एंट्रोपी बीच में बढ़ी कभी घटी, लेकिन पूरा होने के बाद वो आखिर में 0 ही, उसका नेट चेंज 0 हुई, जहाँ थी उतनी ही आ गई सब कुछ होने के बाद। ओके, ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। अब रिवर्सिबल प्रोसेस की तो बात हो गई, अब हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी लिख लेते हैं। उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हम लिखेंगे तो वहाँ भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई पड़ेगी, और वहाँ से हम पाएंगे कि क्लासियस इनइक्वलिटी हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इसको हमें लिखना है। चलें लिखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है, एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस।